हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें उनके बहुत सारे डाउट्स हैं जो बरकरार हैं। 9 जून 2020 शाम के 5 बजे से पहले राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करना है। आखिरी डेट चॉइस फिलिंग की 9 जून 2020 शाम के 5 बजे तक की है। आज की डेट है 8 जून 2020। एक दिन का समय है, मगर अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, डाउट्स मेंटेन हैं। उन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, जिसमें मेरी इंटेंशन ये है कि अगर स्टूडेंट को कोई भी उनके मन में डाउट आती है तो वो एक बार इस वीडियो को उठाकर देख लें। आई एक्सपेक्ट कि उनके मन में आने वाली जो डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाएगी। अगर उसके बाद भी कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो आप मुझसे फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो आइए डाउट्स पे जब हम बात कर रहे हैं तो राउंड 2 काउंसलिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले और कॉमन डाउट, कौन कौन से स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। वैसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑल इंडिया की या एमसीसी की राउंड 1 काउंसलिंग में एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उन स्टूडेंट्स को दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनको एमसीसी की राउंड 2 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करनी है? वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है, उन्हें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करना है? वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें कोटा बदलनी है, उन सभी स्टूडेंट को रीसेट रजिस्ट्रेशन करनी है। कोटा बदलनी है से मतलब क्या है? एमसीसी के पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो अलग अलग कोटा की सीट्स हैं जिसके लिए आप काउंसलिंग अटेंड करते हो। सबसे पहली कोटा जो है वो ऑल इंडिया कोटा 50% सीट्स है। दूसरी कोटा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सीट्स। तीसरी कोटा है एएफएमसी सीट्स, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स। चौथी कोटा है डीम्ड यूनिवर्सिटीज की 100% सीट्स। तो वैसे स्टूडेंट्स जिनको कोटा बदलनी है उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे लें तो सबसे पहला केस सिनेरियो लेते हैं। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी ऐड करना है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कोटा की सीट्स के लिए भी उन्हें चॉइस फिलिंग करनी है, तो उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रीसेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और साथ में उन्हें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की रजिस्ट्रेशन अमाउंट, सिक्योरिटी अमाउंट भी पे करनी होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सिक्योरिटी अमाउंट कितनी है? 2 लाख। रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितनी है? 5,000। मतलब 2,05,000 रुपीज का उन्हें रजिस्ट्रेशन अमाउंट और सिक्योरिटी अमाउंट मिला करके पेमेंट करनी होगी यदि वो स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटीज को भी ऐड करना चाहते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो हुआ। इन केस लेते हैं वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और अब उन्हें ऑल इंडिया कोटा को भी उसमें ऐड करना है, तो उन स्टूडेंट्स को रीसेट रजिस्ट्रेशन करना होगा और साथ में फिर से दोबारा से 2,05,000 रुपए की सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करनी होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जब इससे पहले आपने सिर्फ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान 2,05,000 रुपए दिए थे वो आपके डूब गए। नहीं, वो पैसे आपके वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। मगर इस समय क्योंकि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के साथ साथ दोबारा से एक और कोटा को ऐड कर रहे हो, ऑल इंडिया कोटा को भी ऐड कर रहे हो और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी है, तो आपको वापस से 2,05,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट और रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा। थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो है कि वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड के लिए कराया है, उन्हें अगर किसी और कोटा के लिए कन्वर्ट करना है, किसी और कोटा के लिए उन्हें और ऐड करना है, तो उन्हें भी रीसेट रजिस्ट्रेशन करना होगा। बात है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को रीसेट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। वैसे स्टूडेंट्स जिन्हें कैटेगरी चेंज करनी है उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। इस कैटेगरी चेंज करने से क्या मतलब है? कैटेगरीज को अगर हम देखें तो जनरल कैटेगरी होती है, SC, ST, OBC, EWS, सो एंड सो। तो जब कैटेगरीज की बात कर रहे हैं तो वैसे स्टूडेंट जिन्हें कैटेगरीज चेंज करनी है उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, वैसे स्टूडेंट जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और वो जनरल कैटेगरी में चेंज करना चाहते हैं,
जनरल कैटेगरी को ऑप्ट करना चाहते हैं, उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले को जनरल में जाना है तो रीसेट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है। जनरल को ईडब्ल्यूएस में आना है तो उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सेम कोटा में आने वाले स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया और अब राउंड 2 में भी वो ऑल इंडिया कोटा की ही चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं, उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। अब आते हैं अगले डाउट पे, कौन कौन से स्टूडेंट को अपग्रेड नहीं करनी है। जिन स्टूडेंट्स को अपग्रेड नहीं करनी उन्हें क्या करना है, जिन स्टूडेंट को राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में वो अपग्रेडेशन नहीं करना चाहते, वो राउंड 1 की मिली हुई सीट से सेटिस्फाई हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को अगर वो अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं करनी है, ना उन्हें रीसेट रजिस्ट्रेशन, ना उन्हें री रजिस्ट्रेशन, ना उन्हें चॉइस फिलिंग भी उन्हें नहीं करनी, उन्हें कुछ भी नहीं करना है। उन्हें जो सीट मिली उस पर उन्होंने एडमिशन ले लिया होगा, उन्हें सिर्फ वेट करना है फिजिकल ज्वाइनिंग की और क्लासेस स्टार्ट होने की। अपग्रेड करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में वो सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट को क्या करना है, उन्हें कुछ भी नहीं करना है, उन्हें सिर्फ राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग में उन कॉलेजेस को डालना है जो उनके नजर में बेहतर कॉलेजेस हैं, और साथ में उन्हें जो राउंड 1 में सीट मिली है उस सीट को चॉइस फिलिंग में नहीं डालनी है। स्टूडेंट को ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में जो सीट मिली उस सीट को, उस कॉलेज को, उस सीट को आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालनी है। उसके अलावा जो अच्छी अच्छी सीटें हैं, जो आपके नजर में अच्छी अच्छी सीटें, जिन सीटों को आप मिली हुई सीट से ज्यादा प्रेफरेंस देते हो, उन सीटों को आपको प्रायोरिटी वाइज चॉइस फिलिंग करनी है, और जो सीट आपको मिली है उसे आपको चॉइस फिलिंग में नहीं डालनी है। वैसे अब आगे की जो एक कॉमन डाउट आती है वो ये आती है कि अगर राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं होती है तो फिर पुरानी सीट की क्या होगा। जब तक आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है पुरानी सीट आपके पास ही रहेगी, चाहे उसके लिए हायर रैंकर्स वाले ने भी अप्लाई क्यों ना किया हो, चाहे उसके लिए हायर रैंकर्स वालों ने भी चॉइस फिलिंग में क्यों ना डाला हो। हायर रैंकर्स वाले को भी आपकी पुरानी सीट तभी मिलेगी जब आपको अपग्रेड होकर के जब आपकी सीट अपग्रेड होगी तभी आपकी पुरानी सीट हायर रैंकर्स वाले को भी मिल सकती है। नहीं तो अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो जो आपकी पुरानी सीट है वो आपके पास ही रहेगी, चाहे उसके लिए किसी भी रैंक वाले ने अप्लाई किया हो, चॉइस फिलिंग किया हो। उसके बाद आते हैं रिफंड के ऊपर में। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने किया है उसके रिफंड के क्या रूल्स हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिलती है उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो रिफंड की जाएगी। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने राउंड 1 में फ्री एग्जिट ले ली है उन्हें भी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलेगी। तो इन सभी स्टूडेंट्स को इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट काउंसलिंग खत्म होने के बाद इनकी अकाउंट में, जिस अकाउंट से इन्होंने पे किया है उसी अकाउंट में 2 महीने के अंदर आ जाएंगी। काउंसलिंग खत्म होने के बाद 2 महीने के अंदर इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आ जाएगी। और किसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगी, एक तो जिन्होंने राउंड 1 काउंसलिंग में फ्री एग्जिट लिया उनकी आएगी, और दूसरे वो स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं मिलती है उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस आएगी। अब देखते हैं कि ट्यूशन फीस ऑल इंडिया की राउंड 1 काउंसलिंग में आपको कोई सीट मिली और वो जिस इंस्टीट्यूट में मिली उसमें आपने एडमिशन लिया, उसमें आपने ट्यूशन फीस की पेमेंट की, वो ट्यूशन फीस रिफंड के बारे में देख लेते हैं कि अगर आपको उस कॉलेज में सीट नहीं लेनी है, उस कॉलेज को रिजाइन करनी है, या फिर आपकी राउंड 2 में आपने अपग्रेडेशन में डाला और आपकी सीट अपग्रेड हो जाती है तो आपको दूसरी इंस्टीट्यूट मिल जाएगी। तो पुरानी इंस्टीट्यूट से जो रिफंड होना है आपकी ट्यूशन फीस वो कितना टाइम लगता है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस में 10% डिडक्ट करके वो
वापस कर देते हैं। अगर आपकी राउंड टू में सीट अपग्रेड हुई तो जो पुराने इंस्टीट्यूट में आपने ट्यूशन फीस पे की है उसमें 10% वो डिडक्ट करेंगे और रिमेनिंग फीस आपको वापस कर देंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी के केसेस में ज़्यादा टाइम डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं लेती है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज के केसेस में 7 दिन के अंदर अंदर ट्यूशन फीस रिफंड कर दी जाती है, मगर ये इंस्टीट्यूट वाइज इंस्टीट्यूट भी डिपेंड करती है कितना रिफंड उन्हें पूरा करना है। हो सकता है 10% वो भी डिडक्ट करें या फिर 5% वो भी डिडक्ट करें या कुछ अमाउंट वो डिडक्ट कर सकते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। इसके लिए जिस इंस्टीट्यूट में आपको राउंड 1 में सीट मिली है उस इंस्टीट्यूट में आपको कॉल करके पूछना होगा। तो ये बात हुई ट्यूशन फीस रिफंड होने की। और रिफंड होने की जो जैसा मैंने बताया कि 7 दिन के अंदर अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज रिफंड कर देती है। हो सकता है वो 2 दिन में भी आपको रिफंड कर दे, हो सकता है वो 4 दिन में भी आपको रिफंड कर दे। इसके लिए आपको मिली हुई इंस्टीट्यूट में, जिस इंस्टीट्यूट में आपको सीट मिली है उस इंस्टीट्यूट में आपको बात करनी होगी। अब आते हैं चॉइस फिलिंग पॉइंटर्स पे कि जब राउंड 2 काउंसलिंग के लिए आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो किन किन पॉइंटर्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जब आप राउंड 2 काउंसलिंग के लिए चॉइसेस फिलिंग कर रहे हैं तो राउंड 1 की जो चॉइस फिलिंग थी वो कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, नल एंड वॉइड हो चुकी है। वो जो चॉइस फिलिंग आपने की थी वो जीरो हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। तो आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी। जो भी आपको राउंड 2 में चॉइसेस चाहिए उनको आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी होगी, फ्रेश फिलिंग करनी होगी। और ये चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट्स को करनी होगी, जो अपग्रेडेशन में जाना चाहते हैं उन्हें भी, जिन्होंने फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है उन्हें भी, सभी को चॉइस फिलिंग फ्रेशली करनी होगी। जब आप ऑल इंडिया के लिए चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपके सामने 2347 सीट्स आपको ऑल इंडिया कोटा के दिखाई देंगे। ये 2347 सीट्स वो टोटल सीट्स हैं जो राउंड 1 में सीट्स अवेलेबल थी। आप इन 2347 सीट्स में से कितनी भी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, चाहे उस कॉलेज में उस ब्रांच के लिए सीट खाली है या नहीं है। सीट मैट्रिक्स में जब आप देखेंगे तो आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी कि इस कॉलेज में सीट खाली नहीं है, इस कॉलेज को मुझे नहीं भरना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता है। आपको सभी कॉलेजेस को चॉइसेस में डालना है, जो अच्छे कॉलेजेस हैं उन सब को डालना है चॉइसेस में, क्योंकि ये जैसा मैंने वर्चुअल वैकेंसीज का कॉन्सेप्ट बताया था कि राउंड 2 में क्या होती है कि जैसे ही कोई एक बंदा जो कि अपग्रेडेशन के लिए गया है उसे उसकी सीट अपग्रेड होती है दूसरे इंस्टीट्यूट में, वैसे ही उसकी पुरानी सीट खाली हो जाती है। और जैसे ही उसकी पुरानी सीट खाली हुई उसके पीछे वाले रैंक ने अगर चॉइस फिलिंग की है इस सीट की तो उन्हें ये सीट उसी टाइम अलॉट हो जाएगी। तो ये होती है वर्चुअल वैकेंसीज। तो ये जो है डायनामिकली ये चीजें रन टाइम होती है, डायनामिकली होती है। तो आपको ये नहीं देखना है कि सीट मैट्रिक्स में कौन कौन से कॉलेजेस में सीट खाली है या नहीं है। जितनी सीट्स आपको दिखा रही है जिस भी ब्रांच की, वो सारी सीटें आप चाहें तो डाल सकते हैं और अपने लिमिटेशंस को बढ़ा के रखें, चाहे उस इंस्टीट्यूट में सीट खाली हो या नहीं हो। अगर आपको उस इंस्टीट्यूट की उस ब्रांच में एडमिशन लेनी है, अगर आप चाहते हो उसमें आपको सीट मिले, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के उस सीट को आपको डालनी है, चाहे वो सीट खाली हो या नहीं हो। इसके बाद आते हैं कि अपने चॉइसेस को लिमिटेड ना रखें, चॉइसेस को थोड़ा बढ़ाएं। रीजनल वाइज आप थोड़ा सा इस बात को सोच सकते हैं कि आप कौन सी ब्रांच के लिए ऑप्ट करने जा रहे हैं, तो आपको साउथ में जाना सही रहेगा या नहीं रहेगा। और साउथ में भी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटीज है तो वहां पे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और अगर आप आउटस्कर्ट में जाते हैं तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने चॉइसेस को आप लिमिटेड ना रखें, चॉइसेस को आप बढ़ाएं, चॉइसेस को के ब्रैकेट को बढ़ाएं, जिससे कि आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस खुले हों। और एक चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि सीटें खाली हों या भरी हों, आपको इन बातों पे ध्यान ही नहीं देना है। आपको उन सभी कॉलेजेस की सभी सीटों को डालना है जिसमें यदि आपको एडमिशन मिले तो आप ले लो। उसके बाद आते हैं बजट के ऊपर। आपकी बजट को आपको ध्यान में रखना है। बजट में जो कॉलेजेस आपके आ रहे हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटी के केस में मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जब आप डीम्ड यूनिवर्सिटी की चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपकी जो बजट है उस बजट को आप देख लें, और उस बजट के अंदर जो ब्रांचेस आ रहे हैं, जो कॉलेजेस आ रहे हैं, उन्हीं की चॉइस फिलिंग करें। क्योंकि ऐसा ना हो
कि आपका बजट है 30 लाख का, आपने कॉलेजेस फिल कर दिए 40 लाख तक के, आपको वो कॉलेज मिल गई 40 लाख तक, 40 लाख वाली कोई कॉलेज मिल गई, और अब आप उतनी फीस पे ही नहीं कर पा रहे हो। अगर ऐसे सिचुएशन में आपके हाथ से वो सीट भी चली जाएगी और 2 लाख रुपए जो है आपने सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट किए हैं वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए अपने बजट को आप बिल्कुल तरीके से अच्छे से पहचान लो, कौन सी ब्रांच चाहिए उस बात को ध्यान में रख लो, और आपके बजट के अंदर जो कॉलेजेस आ रहे हैं उन कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करो। 2-3% का ऊपर नीचे हो सकता है, मगर फॉर एग्जाम्पल 30 लाख की अगर आपकी बजट है तो वो 32 लाख, 33 लाख, 33 लाख तक आप बजट बढ़ा सकते हो कि चलो ठीक है चलता है, 2-3 लाख रुपए मैनेज किए जा सकते हैं। मगर ज्यादा बजट अगर वैरी होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, तो इस बात को भी ध्यान रखें। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात और जो मुझे सुनने में आ रही वो ये कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस तो महंगी है, ये बात तो सही है। राउंड 2 काउंसलिंग, एमसीसी राउंड 2 काउंसलिंग में 6 दिन का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया, रिपोर्टिंग के लिए 6 दिन का समय दिया गया है, 12 जून से लेकर के 18 जून। अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने बैंक में जाकर के लोन की सारी बातों को समझ लो, और अपने जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक में जाकर के आप सभी बातों को अच्छे से समझ लो, बात कर लो कि मुझे लोन चाहिए तो कैसे कैसे लोन मिल सकता है। आपके केस में जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगी तो उस अलॉटमेंट लेटर और जो फीस की डिटेल्स होगी उस बेसिस पर बैंक आपको लोन देगी। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो लोन सैंक्शन कितने दिन में होगा, क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ 6 दिन का टाइम है। अगर हम देखें तो इसमें अभी तक क्लैरिफाई नहीं की गई है कि वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग ही होगी या फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, मगर ये 6 दिन का टाइम दिया गया है। अगर बैंक 6 दिन का टाइम ले लेती है लोन सैंक्शन करने में तो फिर आप फंस सकते हो। तो इसलिए आप बैंक वालों से बात करो, अपने बैंक में बात करो कि अगर मुझे सीट मिल जाती है तो मुझे 3 से 4 दिन के अंदर एटलीस्ट मेरी लोन सैंक्शन हो जाए, जिससे कि मैं अपनी फर्स्ट ईयर की फीस भी पे कर सकूं और मेरे पास जो मुझे सीट मिली है वो सीट मैं अपने पास रख सकूं। तो ये आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है कि बैंक, आपके जो बैंक है वो आपकी लोन कितने दिन में सैंक्शन कर रही है और रिपोर्टिंग के लिए आपके पास कितना टाइम है। हो सकता है रिपोर्टिंग के लिए टाइम को बढ़ा भी दिया जाए, मगर फिलहाल की जो सिचुएशन है वो 18 जून 2020 ही है। अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आपको जो आपका लोन जो सैंक्शन करवाना है उसके लिए आपको 2 से 3 दिन या 4 दिन के समय के अंदर अंदर करवाना होगा, जिसके लिए आपके पास 2 दिन का समय बचे रिपोर्टिंग करने के लिए इंस्टीट्यूट में फीस की पेमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ चॉइस फिलिंग करने के दौरान उन सारे चॉइसेस को पहले आप पेपर पे लिख लें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें, जिससे कि आप गलतियां कम करें। आप किसी प्रायोरिटी वाइज जो है आप गलतियां कम करें, और जो खराब कॉलेजेस हैं उनको आप गलती से ऊपर न रख दें। तो जो चॉइस फिलिंग आपको करनी है उसे एक पेपर पे लिख लें, उसे 2-3 बार देख लें, चॉइस फिलिंग उस पेपर को देखते हुए करें और फिर उसे मिला लें। मुझे लगता है कुछ ना कुछ गलतियां होंगी, उन गलतियों को करेक्ट करें और इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और क्या चीजें, चॉइस फिलिंग कभी भी मोबाइल पर ना करें, या तो पीसी पर करें या तो लैपटॉप पे करें, क्योंकि मोबाइल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। साथ में जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, लॉकिंग को आखिरी समय तक के लिए आप रिजर्व रखें, सेव कर दें। जब आप चॉइस फिलिंग करें तो उसे सेव जरूर कर दें, मगर लॉक ना करें। लॉकिंग को आप आखिरी दिन के लिए ही छोड़ दें। हो सकता है बीच में आपके दिमाग में ऐसी कुछ चीजें आए जिसकी वजह से आप चॉइसेस को बदलना चाहो, तो ये मौका आपके पास रहे। और लॉकिंग, क्योंकि लॉक अगर आपने एक बार कर दिया तो उस लॉक करने के बाद आप चॉइसेस को चेंज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए लॉकिंग को आप लास्ट टाइम के लिए रखें। अगर आप लॉकिंग नहीं भी करते हैं तो भी सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक कर देता है, तो लॉकिंग को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लॉकिंग को लास्ट टाइम के लिए रखना है, जिससे कि अगर आपके मन में कुछ डाउट्स आता है, कुछ इम्प्रोवाइजेशन करने की कुछ थॉट्स आते हैं, तो वो आप इम्प्रोवाइजेशन कर सको। और अगर आप लॉकिंग करते हो तो लॉकिंग करने के बाद प्रिंट जरूर निकाल लें आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, यही सारे डाउट्स को लेकर के ये वीडियो था। आई होप कि आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ डाउट्स रहते हैं तो कॉल कीजिए दिए गए नंबर पे, या फिर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। साथ में
अगर आपको करियर मीडिया से एडवाइस चाहिए या करियर मीडिया से पेड सर्विसेज चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ मैं गुलशन झा हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।